राजपुर कहकर एक बहुत ही सुंदर गांव में लखन अपनी 24 साल की बेटी राधिका, बीवी कमला और बूढ़े पिता नरेश चंद के साथ रहता है। लखन और उसकी बेटी राधिका का गांव में एक ढाबा होता है जिसका नाम होता है घर का खाना। इस ढाबे में राधिका अपने हाथों से स्वादिष्ट और लजीज पकवान बनाती है। लखन सारा बाकी का काम संभालता है। राधिका के हाथ का स्वाद सबको बहुत पसंद आता है और सभी खूब तारीफ करते हैं। जो कोई उनके ढाबे पर आता वो दोबारा फिर से वहां खाना खाने न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भटूरे मैंने तल दिए पापा, आप बस इन्हें छोले सलाद और रायते के साथ परोस दीजिए। वहां की टेबल पर 3 लोग बैठे हैं ना, उनका ऑर्डर है ये। ठीक है बिटिया। और वो मूली के पराठे और हरी चटनी बन गई? जी जी, चटनी ही बना रही हूँ। लखन खाना परोसता है और उस खाने को खाकर लोगों के चेहरे पर एक अलग सा तेज और एक अलग ही खुशी आ जाती है। वाह 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 वाह, ऐसे छोले भटूरे तो इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिलेंगे। और ये मैंने हवा में नहीं बल्कि हकीकत में कह रहा हूँ। हैं लखन मेरे भाई? ओए होए होए होए, क्या छोले हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। और ये भटूरे, उफ। राधिका बिटिया, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, क्योंकि तुम लाजवाब हो। जीती रहो बिटिया, जीती रहो। धन्यवाद काका। लखन और राधिका सुबह से लेकर रात तक ढाबे पर ही काम करते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। लखन और राधिका के ढाबे पर अक्सर डाकू बल्लू सिंह आया करता। बल्लू एक बहुत ही क्रूर और बुरा आदमी होता है और वो बस गांव के लोगों को परेशान करता रहता है। उसे लखन की जवान बेटी राधिका बहुत पसंद होती है, इसीलिए वो हमेशा उसके ढाबे पर आकर तमाशा करते रहता है। ओए मेरी हुस्न परी, तुझे मैं कह दे रहा हूँ, अगले 5 दिनों में तुझे मेरी होना पड़ेगा। अच्छे से बोल रहा हूँ, सुन और समझ जा, वरना घी अगर सीधी उंगली से ना निकला तो बल्लू को उंगली टेढ़ी करके निकालना भी बहुत अच्छे से आता है। चला जा तू यहां से, बदमाश दरिंदे। पता नहीं कितना परेशान करेगा, और नालायक निकम्मा कहीं का। पापा आप चिल्लाइए मत, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। बल्लू सिंह हर बार ऐसे ही बोलता है और फिर थोड़ी देर आकर परेशान करके चला जाता है। हमें उसकी बातों से अपने काम पर बुरा असर नहीं पड़ने देना चाहिए, है ना? हाँ राधिका बिटिया, तू सही कह रही है। राधिका लखन को ढाबे के अंदर ले जाकर पानी पिलाती है, जिसके बाद दोनों फिर से अपना काम शुरू करते हैं। 6 दिन बीत जाते हैं। राधिका और लखन अब बेफिक्र थे क्योंकि अब तक बल्लू सिंह नहीं आया था। लेकिन 7वें दिन अचानक से वो अपने आदमियों के साथ लखन के घर पर आ जाता है। उसे देखकर घर में सभी डर जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या? कौन हो तुम? और ये तुम्हारे हाथ में क्या औजार? अरे दादाजी, मैं आपकी पोती राधिका का होने वाला पति हूं, समझे आप? अरे निकल जा मेरे घर से कमीने, तू नहीं सुधरेगा, तेरा तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे तू क्या करेगा रे मेरे बुड्ढे? एक पूंछ मार के तुझे मैं परलोक ट्रांसफर कर दूंगा। इसलिए कह दे रहा हूं, ज्यादा बकवास मत कर, वरना तेरे लिए ही नहीं बल्कि तेरे परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बल्लू सिंह, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम क्यों आए हो यहाँ मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने के लिए? तो मुझे पसंद करे या ना करे, समझी राधिका, लेकिन तुझे तो मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी, और अगर तूने जबरदस्ती करवाई तो भी भाग जाऊंगी या अपनी जान दे दूंगी। तेरी तो ठीक है, तुम सब बहुत ढीठ हो। अब मैं तुम चारों को दिखाता हूं बल्लू सिंह का कहर। आदमियों, जला दो इसके घर को और इसके उस 2 कौड़ी के ढाबे को। अरे क्या? ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत बल्लू सिंह। बल्लू सिंह ऐसा मत करना। मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से ढाबा और घर दोनों बनाए हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं बल्लू सिंह, मैं तुमसे विनती करता हूं। राधिका के इनकार करने के गुस्से से बल्लू लखन का ढाबा और उसका घर दोनों जला देता है और वो लोग कुछ कर नहीं पाते। वो चारों अब अपने ही घर से बेघर हो चुके थे। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं उसके साथ शादी करती तो कम से कम आप तीनों को तो कोई हानि नहीं पहुंचती। नहीं राधिका बेटिया, तुम अगर उस हैवान के साथ शादी करती तो हमारा तुम्हारा जीवन नर्क से भी बदतर बन जाता। तुम अपने आप को इस हालत की दोषी मत ठहराओ बिटिया। मेरा ढाबा और मेरा घर दोनों एक पल में जलकर राख हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? नरेश बेटा,
पास ही में मेरा दोस्त प्रेमलाल रहता है। हो सकता है कि उसके बेटा बेटी मान जाए हमें कुछ दिन तक रहने की जगह देने के लिए। लखन और उसका परिवार नरेश चंद्र के दोस्त प्रेमलाल के घर जाते हैं, लेकिन प्रेमलाल के बेटा बेटी लखन और उसके परिवार को रहने नहीं देते। बेचारा लखन अपने परिवार को साथ पहाड़ी की ओर चला जाता है, जहां उन्हें एक बंद हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो चारों उसी में रहने लगते हैं और उसी में अपना छोटा सा घर बना लेते हैं। राधिका आसपास से सामान लेकर अब हेलीकॉप्टर में ही खाना बनाने लगती है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इस हेलीकॉप्टर में ही रहेंगे और इसी में खाना पीना और सोना होगा। वैसे ये हेलीकॉप्टर है बड़ा अच्छा, बस बंद पड़ चुका है और थोड़ा सा टूट चुका है। शुक्र है भगवान ने हमें इस हेलीकॉप्टर के जरिए एक छोटी सी छत तो दे दी। उस पहाड़ी इलाके में अक्सर पर्यटक और गांव वाले घूमने आया करते हैं और वो लोग राधिका के स्वादिष्ट खाने की खुशबू सूंघकर उसके पास जाते हैं और राधिका उन्हें खाना खाने को देने लगती है। वाह, ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है। इस गांव की फेमस डिश है ना ये? सच में ये गांव, यहाँ का खाना और यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है। और आपका ये छोटा सा हेलीकॉप्टर ढाबा भी। हेलीकॉप्टर ढाबा? और क्या, अब इस सुंदर से ढाबे को हेलीकॉप्टर ढाबा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे यार? जी भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आज से हुआ ये हमारा हेलीकॉप्टर ढाबा। राधिका अब उस हेलीकॉप्टर के एंट्रेंस के ऊपर एक बोर्ड लगा लेती है, जिस पर उसने लिखा होता है हेलीकॉप्टर ढाबा। उस बोर्ड को पढ़कर धीरे धीरे कई सारे लोग राधिका के ढाबे पर आने लगते हैं और खुशी से खाना खाते हैं। कुछ पर्यटक उस हेलीकॉप्टर ढाबे के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिससे राधिका का ये हेलीकॉप्टर ढाबा पूरे देश में मशहूर हो जाता है। पापा, भगवान ने हम पर जो संकट आया था ना, उससे भी हमें बचा लिया और साथ ही हमें एक नया जरिया भी दिया, जिससे हम अपने काम को फिर से शुरू कर सकते हैं। वो गोपी का बेटा जतिन बता रहा था कि हमारे हेलीकॉप्टर ढाबा के वीडियो को इंटरनेट पर पूरे 2 लाख लोगों ने देख लिया है। देख राधिका बिटिया, तू कितने आगे निकल गई। मुझे तो अपनी राधिका पर बहुत गर्व महसूस होता है। होगा क्यों नहीं भाई, आखिर नरेश चंद तिवारी की पोती है। ये सब पापा आपके और दादाजी के कारण ही हुआ है। माँ, मुझे तो खाना बनाना आप लोगों ने सिखाया है। राधिका हेलीकॉप्टर ढाबे में खाना बेच कर ढेर सारे पैसे कमाती है और फिर वो अपने परिवार संग गांव में एक बड़े घर में रहने लगती है और गांव में अपना एक रेस्टोरेंट खोलकर वहां पर खाना बनाकर बेचने लगती है। वो जीवन में खूब आगे तक जाती है। तेजपुर कहकर एक गांव में बलदेव अपनी बीवी रोमिला के साथ रहता है। बलदेव रोजाना सुबह सुबह उठकर चौक पर भुट्टे बेचने निकल पड़ता है। वो भुट्टे बेचकर संतुष्ट था क्योंकि उसे ज्यादा पैसों का लालच नहीं था, लेकिन उसकी बीवी रोमिला थोड़ी लालची और क्रूर स्वभाव की होती है। जिस दिन बलदेव की कमाई बहुत कम होती, उस दिन वो उसे बहुत ताने मारती। अरे, इतने से पैसों में तो नमक भी नहीं खरीदा जा सकता है, और तुम कितनी बार कहा है कि कुछ और काम करो जिसमें ज्यादा कमाई हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस ये भुट्टे ही बेचने हैं। लेकिन रोमिला, कामकाज में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं दोनों जेब भर के पैसे कमाता हूँ और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मैं बहुत कम कमाता हूँ। भुट्टे बेचने को तुम कामकाज कहते हो? अरे, भुट्टे बेचने को कामकाज नहीं, बेवकूफी कहते हैं। अगर तुम यूं ही जीवन भर बस भुट्टे बेचते रहोगे तो हम कभी अमीर बनने का सपना नहीं देख पाएंगे। रोमिला की कड़वी बातें सुनकर उसकी सास सुमित्रा कहती है, बस बहू, कितना सुनाओगी तुम मेरे बेटे को? अरे, ये चाहे जो भी काम करे, लेकिन तुम्हें कभी भूखे पेट रहने दिया है क्या इसने? तुमने इससे जो मांगा इसने वो तुम्हें लाकर दिया। क्या लाकर दिया है? हाँ, क्या लाकर दिया है मुझे? आपके सपूत ने? अरे, मुझे अमीर होना है और यूं गरीबों जैसे रह रहकर हम कभी अमीर नहीं होएंगे। बस यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहू, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा का लालच करना गलत है। अमीर होना गरीब होना ये सब तो ऊपर वाले के हाथों में है। हमें तो बस अच्छा कर्म करना है और दिल से धनी होना है, मन से अमीर होना है, बस। आप लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ। रोमिला मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है। अगले दिन जब बलदेव भुट्टे बेच रहा होता है, तभी अचानक से बारिश होने लगती है और बलदेव छाता खोलकर खड़ा हो जाता है।
भुट्टे ले लो भुट्टा, भुना हुआ मसालेदार नमकीन भुट्टा, बारिश का आनंद लीजिए, ताजा ताजा गर्मा गर्म भुट्टा खाकर भुट्टा ले लो भुट्टा। बलदेव सिगड़ी को सुलगाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है कि सिगड़ी की आग बुझ जाती है। बलदेव 2 घंटों तक बस यूं ही खड़ा रहता है, लेकिन कोई उसके भुट्टे खरीदने नहीं आता। इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं तो पूरा भीग गया। लगता है आज कोई नहीं आएगा भुट्टा खाने के लिए। मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए अभी। बलदेव घर जाता है और तभी रोमिला फिर से उसे गुस्सा करती है। वाह जी वाह, आज भी तुम्हारी बोनी नहीं हुई ना? अरे मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है, अब अगले हफ्ते तक तूफानी बारिश होने वाली है। ऐसे में तुम्हारे भुट्टे खरीदने कौन आएगा? इसीलिए जो मैं कह रही हूँ वो सुना करो। हाँ, पता नहीं मैंने तुमसे शादी ही क्यों की। तुमसे शादी करने से अच्छा मैं खुद अकेले ही रह लेती। अनाथ हूँ लेकिन अकेले रह लेती, ज्यादा अच्छा था। कैसी बातें कर रही हो रोमिला? अब बोनी नहीं हो पाई, मैं क्या करूं उसमें? तभी बलदेव के पिताजी प्रताप कहते हैं, बलदेव बेटा, मेरे दोस्त के पास एक ठेला है जो अब उसके किसी काम का नहीं है। क्यों ना तुम उस ठेले को चौक पर लगाकर भुट्टा बेचो। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं ठेले से छाता लगाकर ठेले में अच्छे से भुट्टा भून सकता हूँ। बस ग्राहक आना चाहिए। आएंगे बेटा आएंगे, चिंता मत कर। बुरी बातें नहीं, अच्छी बातें और अच्छे विचार ही कर। कुछ लोगों की जुबान और मन दोनों ही बुरे होते हैं। हाँ। प्रताप के दोस्त के ठेले को लगाकर बलदेव अब आसानी से भुट्टा बेच पाता है। 1-2 दिन बाद जब बारिश अपना रौद्र रूप शांत कर लेती है, तब प्रताप के ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगती है। वो अब बहुत खुश था। अरे वाह, धन्यवाद भगवान जी, 3 दिन बाद आज अच्छी कमाई हुई है। लेकिन रोमिला को इन सब से भी संतुष्टि नहीं मिलती है। एक दिन जब गांव में सैलाब आता है, तभी 100 से भी ज्यादा लोग उसमें अपनी जान गंवा देते हैं और उनमें से एक बलदेव के माता पिता प्रताप और सुमित्रा होते हैं, जिनकी मृत्यु के बाद बलदेव पूरी तरह टूट जाता है। माँ पापा, अब मैं क्या करूंगा रोमिला? माँ पापा के बिना कैसे जीऊंगा मैं? मेरे माँ पापा। अपने आप को संभालो बलदेव, अब हम क्या कर सकते हैं? जो नियति को मंजूर था वही हुआ। नियति के आगे किसी की नहीं चलती। मैं तो उन्हें आखिरी बार भी नहीं देख पाया। कितना बदनसीब हूँ मैं। बलदेव का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन अगले दिन जब वो भुट्टे बेचकर घर आता है, तभी उसे रोमिला घर के बाहर निकाल देती है। रोमिला, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? तुमने मुझे घर से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि अब ये घर मेरे नाम हो चुका है। मैंने माँ जी और पापा जी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है, और वो भी चालाकी से, उनके मरने के पहले ही, क्योंकि मैं जानती थी कि तुमसे तो कभी कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए मैंने खुद ही उनके अंगूठे चालाकी से पेपर्स पर छपवा लिए थे। अब दोनों खेत और ये घर मेरे ही हैं, और साथ ही फतेहपुर का घर भी। हाँ, ये तुमने बहुत गलत किया रोमिला, बहुत गलत किया। अब बलदेव का तेजपुर में कोई नहीं रहा था, इसीलिए वो गांव छोड़कर मुंबई शहर चला आता है, जहां वो मानसून में मुंबई की सड़कों पर भुट्टा बेचने लगता है। भुट्टा ले लो, गर्मा गर्म दानेदार मसालेदार भुट्टा, नमकीन और स्वादिष्ट भुट्टा। अरे वाह वाह वाह, ये नमकीन और मसाले से छिड़के हुए मक्के के भुट्टे तो बहुत ही बढ़िया है। मजा ही आ गया यार। और नहीं तो क्या, मुंबई की बारिश और भुट्टा, और क्या चाहिए जीवन में। अरे बलदेव भाई, आज तक मैंने मुंबई में जितने भी भुट्टे खाए हैं वो सब तुम्हारे भुट्टे के सामने फेल हैं। मैं और 2 भुट्टे खाऊंगा, और हाँ, इस बार ज्यादा नींबू निचोड़ना। धन्यवाद भाई साहब, अभी देता हूँ। हाँ। बलदेव मुंबई में भुट्टे बेचकर बहुत पैसे कमाने लगता है, और वो 2 महीने में ही अपनी एक दुकान खोल लेता है, जिसमें वो भुट्टे बेचता है। सभी उसके मजेदार और उम्दा स्वाद वाले भुट्टे खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। बलदेव के पड़ोसी छवन काका बहुत अच्छे हैं और भले इंसान होते हैं। एक दिन वो उसे आकर कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर बलदेव के होश ही उड़ जाते हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये देखिए, ये है मेरे माँ पापा की तस्वीर। क्या आपने इन्हें ही देखा है? हाँ बाला, मैंने उस दिन ही तुम्हारे घर पर दीवार पर टंगी हुई ये तस्वीर देख ली थी, और मैंने इन दोनों को ही उस वृद्धाश्रम में देखा था। मेरा यकीन मानो।
बलदेव छवन काका के साथ उस वृद्धाश्रम में जाता है और वो वहां पर अपने माता पिता को देखकर हैरान रह जाता है। वो रोते हुए उनके गले लगता है। वो दोनों उसे बताते हैं कि उन्हें वहां पर रोमिला ने भिजवाया है। क्या? हाँ बेटा, हम उस सैलाब में नहीं मरे थे, बल्कि हम तो घर के बाहर भी नहीं निकले थे। उस सैलाब का बहाना बनाकर उसने तुम्हें झूठ कहा और हम दोनों को यहाँ वृद्धाश्रम भेज दिया। उसने हमारे साथ बहुत गलत किया बेटा। लेकिन अब उसके साथ बुरा होने वाला है। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बलदेव सुमित्रा और प्रताप के साथ तेजपुर वापस आ जाता है और पुलिस कंप्लेन करके पुलिस को घर ले जाता है, जहां पुलिस रोमिला को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन तुमने इन्हें ढूंढा कैसे? किस्मत ने मुझे मेरे माँ पापा से फिर से मिला दिया, क्योंकि भगवान जी चाहते थे कि तुम जैसे दुष्टों का संहार हो। बलदेव अंत में अपने माता पिता संग एक हो जाता है और रोमिला को जेल की सजा हो जाती है और बलदेव सुमित्रा और प्रताप के साथ शहर में भुट्टे बेचकर बहुत अमीर हो जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। शालू के 2 बेटे होते हैं, पारस और कार्तिक। दोनों लव मैरिज करके अपनी बीवियों को घर लाते हैं, लेकिन शालू को नहीं पता था कि उसकी बहुओं की भोली सी सूरत के पीछे एक अलग ही चेहरा था। उसकी दोनों बहुएं मॉडर्न और बेबाक होती हैं, जिस कारण उनकी अपनी सास से पहले दिन ही नहीं बनती है। अरे रीना बहू, परिधि बहू, मुझे 1 गिलास पानी तो दे दो। मंदिर से आज मैं पैदल ही आई हूँ। वो क्या है ना, पैदल चलने से ही एक तरह से व्यायाम हो जाता है। बहुओं, मैं तुम दोनों को कब से कुछ कह रही हूँ, लेकिन तुम दोनों हो कि बस अपने फोन में ही घुसी पड़ी हो। हाँ तो हम क्या आपकी रखी हुई नौकरानी नहीं है? भगवान ने आपको 2 हाथ दिए है ना, तो उससे ही पानी पी लीजिए, समझिए आप। चलो रीना भाभी, मैंने पिक्चर की टिकट बुक कर दी है। हम अब मस्त पिक्चर देखेंगे जाकर। आप हमारी शक्ल क्या देख रही हो? आपको हम कहीं नहीं ले जाने वाले, समझिए आप। बहुओं, अगर तुम घर के काम नहीं करोगी तो मुझसे कराओगी क्या तुम? हाँ तो हमारे आने से पहले भी तो तू ही सारे काम करती थी ना, अब फिर से कर, वरना तुझे हम अच्छा मजा चखाएंगे। हमारे मूवी देखकर आने के बाद गर्मा गर्म खाना तैयार होना चाहिए, समझी ना तू, वरना तुझे हम आज मार मार कर लाल कर देंगे। बहुओं का अचानक से बदला बर्ताव देखकर शालू दंग रह जाती हैं। परिधि और रीना दोनों थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं और बेचारी शालू घर का सारा काम करती है। रीना और परिधि को जरा सी ही शर्म नहीं आती। शालू अगर अपने बेटे से उनकी शिकायत करती तो बेटे उल्टा उसे ही डांट देते, क्योंकि बेटों पर अपनी बीवियों के प्यार का भूत जो सवार था। एक दिन, बहुओं, आज मैंने ये स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाया है, खाकर देखो कैसे बने हैं। ये मेरे दोनों बेटों की फेवरेट डिश है। तभी परिधि गुस्से से उस कढ़ी चावल की प्लेट को फर्श पर फेंक देती है और दोनों बहुएं गुस्से से लाल हो जाती हैं। इतनी तेज भूख लगी थी? हाँ, मतलब भूख के मारे हम यहाँ पर मरे जा रहे थे और तूने ये क्या दे दिया, बेवकूफ बुढ़िया। तुझे 1000 बार कहा है कि हमें ये ऐसे बकवास डिशेस नहीं पसंद। अरे बर्गर पिज्जा बनाने की जगह तो ये सब क्यों बना रही है? माफ करना बहुओं, मुझे माफ करना। दिन ब दिन शालू की बहुएं शालू पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करने लगती हैं और बेचारी शालू किसी से कुछ भी कह नहीं पाती। एक दिन घर के द्वार पर एक गरीब भिखारन आती है, जिसे शालू बचा हुआ खाना दे देती है। क्या कहा? गरीब बेसहारा औरत आई थी तो उसे खाना दे दिया, वो भी बचा हुआ? इसका मतलब तूने उस भिखारन को मेरे बचाए हुए रसगुल्ले भी दे दिए? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई रे बुढ़िया, मेरी देवरानी के पसंदीदा रसगुल्लों को उस भिखारन को देने के लिए? राशन को बर्बाद करने की सजा तो इसे हम देकर ही रहेंगे रीना भाभी। रीना और परिधि दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपनी सास को छड़ी से मारते हैं और उसे अगले 3 से 4 दिनों तक भूखा ही रखते हैं। अपनी बहुओं का अत्याचार सहते सहते शालू की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे तो ठीक से कोई काम भी नहीं किया जा रहा था, वो बिस्तर पर पड़ी ही होती है। मैं तो तुम दोनों की माँ के समान हूं ना बहुओं, तो तुम दोनों मुझ पर इतना जुल्म मत करो और मुझे दवाखाने डॉक्टर के पास ले चलो। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटों से भी कह दो। तूने हम दोनों को पागल समझ रखा है क्या? चल चल, ज्यादा नौटंकी मत कर और चुपचाप जल्दी से उठकर सारे काम कर, वरना तेरा हम वो हश्र करेंगे जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। हाँ हाँ, जाकर सारे काम कर, बड़ी आई हमारी माँ बनने।
शालू बीमारी की अवस्था में भी काम करती है और वो काम कर करके बेहोश हो जाती है। तभी ओ तेरी, ये तो बेहोश हो गई, अब हम क्या करें? शायद इसके मरने का समय आ गया है, इसे हम कहीं फेंक आते हैं, वही सही रहेगा। रीना और परिधि शालू को कॉलोनी के कूड़ेदान में फेंक आते हैं। रात भर तेज बारिश होती रही और बेचारी शालू उस कचरे में ही पड़ी रही। अगली सुबह जब एक गरीब मजदूर संभव उस रास्ते से अपनी साइकिल पर सवार होकर जा रहा था, तभी उसकी नजर शालू पर पड़ती है। अरे नहीं, ये क्या, ये बूढ़ी माँ जी तो। संभव तुरंत शालू को वहां से उतार कर अस्पताल ले जाता है और शालू को होश आने पर उसे वो अपने घर ले जाता है। जब शालू अपने साथ हुए अन्याय के बारे में संभव को बताती है, तभी संभव और उसकी बीवी फाल्गुनी की आंखें भर आती हैं। धन्यवाद संभव बेटा, मैं वहाँ कचरे में पड़ी रही मरने की हालत में, लेकिन मेरे बेटे और बहुओं को मेरी जरा सी भी चिंता नहीं थी। लेकिन तुम दोनों ने मुझे अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। वो कहते हैं ना, अपनेपन के रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा अच्छे होते हैं। धन्यवाद मत कीजिए माँ जी, मेरी माँ और मेरे पिता का तो बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे माता पिता वापस मिल गए हैं, क्योंकि अब मुझे आप मिल गए हो। अब आप यहीं रहना और कहीं मत जाना, हम दोनों आपको संभालेंगे। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। मैं यहाँ रहूंगी तो सही, लेकिन अब मैं काम भी करूंगी। मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए अब लड़ना है और उन चारों को उनके गुनाहों की सजा देनी है। मैंने तय कर लिया है कि मैं कड़ी चावल बेचकर अपने वकील को हायर करूंगी और उन हैवानों को सजा दूंगी। वाह माँ जी वाह, आपको इस तरह देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं और फाल्गुनी आपके साथ ही हैं। शालू अब अपना कड़ी चावल का ठेला खोलती है और कड़ी चावल बेचने लगती है। कड़ी चावल, गर्मा गर्म कड़ी चावल, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। आओ आओ बूढ़ी काकी के कड़ी चावल। आहा, इससे बढ़िया कड़ी चावल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई शालू मौसी। अरे सच में मुझे मेरे नानी की याद आ गई, बहुत भावनाएं हैं इस कड़ी चावल से। ग्राहकों को शालू के हाथ के बने कड़ी चावल बहुत पसंद आने लगते हैं और सभी रोज उसके ठेले पर लाइन लगाकर कड़ी चावल खाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। शालू का कड़ी चावल ठेला लगभग 15 से 20 दिनों में ही उन्नति की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगता है। इन सब से फाल्गुनी और संभव बहुत खुश होते हैं, लेकिन पारस, परिधि और कार्तिक, रीना ये चारों इस बात से ना खुश होते हैं। देख रहे हो बुढ़िया इस उम्र में कैसे तीर मार रही है। पारस जी, आपकी माँ अब तो आपके भी आगे निकल रही है, आपसे भी ज्यादा पैसे कमाने लगी है। हाँ कार्तिक जी, मैं तो कहती हूँ उनके उस ठेले को ही बर्बाद कर देते हैं जाकर, हाँ जलाकर राख कर देते हैं। हाँ कार्तिक भैया, रीना भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ ने हमें छोड़कर किसी और को चुना और यहाँ थी तभी उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, और अब कहाँ से आ रही है इतनी ताकत। माँ ने हमें छोड़कर किसी और को चुना और यहाँ थी तभी उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, और अब कहाँ से आ रही है उनकी ताकत। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो बस नौटंकी ही कर रही हैं और कुछ भी नहीं। वो चारों शालू के ठेले को जलाने आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें शालू पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। तुम जैसे मूर्ख और दुष्ट लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे पता था कि तुम लोगों से मेरी खुशियाँ सही नहीं जाएंगी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आज यहाँ अपना सामान लेने आ गई, वरना अगर मैं नहीं रहती ना तो तुम लोग मेरे ठेले को जलाकर चले जाते। पुलिस उन चारों को गिरफ्तार करके ले जाती है और शालू कड़ी चावल बेचकर अपने जीवन में खूब आगे जाती है।